वेलकम टू मिथ बायोटेक। आज हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, जो कि हमारा लेक्चर 8 है। और इस एवोल्यूशनरी सिंथेसिस में क्या हुआ था कि जब वो मेंडलिज्म जो सिंथेसिस दिया गया था, तो उससे क्या हुआ था कि जो डार्विन का जो थ्योरीज था उसको बहुत ही लेस मानने लगे लोग। उन सबको लगने लगा कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो अलग ही, मतलब इवोल्यूशन का कोई कारण ही अलग है, ऐसा सबका मानना था। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना प्रूव करने की, सबको डार्विन को, सब लोग क्या कर रहे थे कि डार्विन को रॉन्ग प्रूव करने में लगे हुए थे एक्चुअली। समझे ना, मतलब कुछ नया खोजने की जगह पर उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूव करने के लगे हुए थे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा भी एक ठीक है, नया कुछ मिला हम लोगों को। चलिए एवोल्यूशन सिंथेसिस को समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल थ्योरी ऑफ नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पैराडॉक्सिकली मेड डार्विन थ्योरी सीम इवन लेस लाइकली। अभी मैंने बताया कि डार्विन थ्योरी को क्या कर रहा था, लोग कम पसंद करने लगे मेंडल थ्योरी के आने के। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट जो हमारा, क्रेडिट फॉर डूइंग द मोस्ट क्रैक दिस पजल गोज टू अर्नेस्ट मेयर अलॉन्ग विथ फिशर, डोबेजेस्की, हाल्डेन, राइटफोर्ड। ये सब साइंटिस्ट हैं। अर्नेस्ट मेयर होगा अलॉन्ग विथ फिशर, डोबेजेस्की, हाल्डेन एंड राइटफोर्ड। ठीक है, अब अर्नेस्ट मेयर जो है वो जब आए 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने क्या किया, जो इसम जो बहस चल रहा था, जो कन्फ्यूज़न था, जो एक तरह से पजल बन गया था कि आखिर कौन सही है कौन गलत, तो अर्नेस्ट मेयर आया 20th सेंचुरी में। उन्होंने इस पजल को सॉल्व किया एक अलग टाइप का हाइपोथेसिस देकर। ठीक है, थ्योरी देकर। मेयर achieved the modern synthesis in 1930-1940 that integrated Mendel theory of heredity with Darwin theory of evolution। इन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। डार्विन को भी ले लिया, डार्विन को भी इन्होंने सही बोला और मेंडल को भी सही बोला, और दोनों को मिक्स करके एक नया सिंथेसिस दिया, जिसे हम लोग मॉडर्न सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेंडल को भी लिया गया, मेंडल थ्योरी को भी माना और डार्विन थ्योरी को भी मानकर दोनों पर काम किया, और इस थ्योरी को जो नाम दिया उन्होंने उसको बोला गया मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है, नाउ जूलियन हुक्सली कॉइन्ड द टर्म व्हेन द पब्लिश हिज बुक द मॉडर्न सिंथेसिस। अब जूलियन हुक्सली एक अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना बुक छापा, जिसका नाम दिया द मॉडर्न सिंथेसिस। ठीक है, द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस इज नाउ प्रोवाइड वाइडली एक्सेप्टेड अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अभी देखा जाए तो एवोल्यूशन में कौन सा चीज़ को माना जाता है, क्योंकि वो मॉडर्न सिंथेसिस को, सिर्फ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन को माने तो बेटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो कमी है। तो अगर मॉडर्न सिंथेसिस को मान के चलते हैं तो एवोल्यूशन इज़ परफेक्ट। हमें डार्विन को भी लेकर चलना होगा और मेंडल को लेकर चलना होगा, क्योंकि मेंडल ने उन्हें मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सारे पॉइंट्स। नाउ जो हमारा मेन पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिंथेसिस जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइज बाई चांस थ्रू म्यूटेशन मिस्टेक इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए मॉडर्न सिंथेसिस में क्या जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो रहा है, चाहे तो मिस्टेक हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, या फिर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ये दो कारण हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन में। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है और म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन कैसे हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में चेंजेस आ रहा है, या फिर क्रॉसिंग ओवर कर रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस में, तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट हमारा, इवोल्यूशन कंसिस्ट primarily of change in the frequencies of alleles between one generation and another as a result of genetic drift, gene flow and natural selection। दो पॉइंट तो हमारा मेन है, जो जेनेटिक वेरिएशन का कारण क्या था, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। और भी उन्होंने 4 पॉइंट ऐड किया, नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ पर मेन रोल निभा रहा है, जीन फ्लो भी निभा रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। ये सब चीज़ों को उन्होंने एक साथ लेकर अपना एक मॉडर्न सिंथेसिस का फॉर्मेशन किया था। नो स्पेशिएशन अकर ग्रेजुअली व्हेन पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बाय द जियोग्राफिकल बैरियर। अब देखो ये वाला पॉइंट समझना है, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशिएशन अकर ग्रेजुअली व्हेन
पॉपुलेशन आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बाय द जियोग्राफी। अब जियोग्राफिकल बैरियर क्या है, ठीक है। जियोग्राफिकल बैरियर अगर ह्यूमन की बात करो तो समझो इंडिया वर्सेस अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जगह पे कुछ भी लगा सकते हो, अलग कंट्री। ये क्या हो गया हमारा जियोग्राफिकल बैरियर है। स्पेसिस तो हम लोग सेम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होगा। हम लोग नॉर्मल हैं, ये लोग गोरे ज़्यादा होते हैं, लंबे भी ज़्यादा होते हैं, इस टाइप का वेरिएशन दिख रहा है हमें। ये क्या हो गया स्पेसिएशन हो गया। अगर ग्रेजुअली ये इस चीज़ को क्या बोलेंगे स्पेसिस का भी अलग टाइप के स्पेसिस है तो स्पेसिएशन हो गया। तो स्पेसिएशन कब होता है जब वो जियोग्राफिकल बैरियर एक बीच में आ जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस कैन बी समड अप इन द फॉलोइंग बेसिक टर्म्स। अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है मॉडर्न इवोल्यूशनरी का उसको देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ माइक्रो। मैं यहाँ पर माइक्रो की बात कर रहा हूँ। माइक्रो इवोल्यूशन मतलब छोटा भी हो रहा है, ठीक है। छोटी इवोल्यूशन में कौन सा रोल निभा रहा है? फर्स्ट हमारा हो गया म्यूटेशन, यानी कि आरएनए में चेंजेस, सॉरी डीएनए में चेंजेस, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये तीनों चीज़ यहाँ पर रोल निभाता है। तो क्या होता है एक न्यू एवोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये छोटे अकाउंट में हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड जो हमारा पॉइंट है ऑल न्यू ट्रेड्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। नया ट्रेड्स कैसे बन रहा है? म्यूटेशन की वजह से बन रहा है, इंक्लूडिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। हाउएवर म्यूटेशन एक्ट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है? म्यूटेशन जो है मेन सोर्स है यहाँ पर, समझा ना। समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी है। किसी भी चीज़ का एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? यहाँ पर तीन चीज़ जो है वो माइक्रो एवोल्यूशन मतलब छोटे अमाउंट में एवोल्यूशन कर रहा है। वो है म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और जो सबसे मेन जो वेरिएशन दिख रहा है वहाँ पर, कोई वेरिएशन दिख रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पर जो काम कर रहा है वो हमारा क्रोमोसोम नंबर, इंक्लूडिंग म्यूटेशन जो सबसे मेन रोल निभा रहा है, इंक्लूडिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। ये सेम पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन इज द मोस्ट वाइटल प्रोसेस ऑफ माइक्रो evolution and its role is more progressive and creative in bringing genetic variability। सेम इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश किया गया ये दोनों पॉइंट में। ये यहाँ पर लिखा हुआ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, ये तीनों क्या करता है? माइक्रो का फॉर्मेशन करता है, माइक्रो एवोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 1 2 3 क्या बना रहा है हमारा? माइक्रो एवोल्यूशन। 1 + 2 + 3 जो पॉइंट है हमारा माइक्रो एवोल्यूशन बना रहा है, ठीक है। एवोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और 4 और 5 की बात करें अगर हम, तो 4 5 क्या बोलता है? 4 में क्या रहा है कि आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव एज वेल एज जियोग्राफिक। जियोग्राफिक चेंजेस की वजह से भी एवोल्यूशन हो रहा है। फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज दैट इज माइक्रो एवोल्यूशन, यानी क्या बड़ा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन टू वर्क इफेक्टिवली रिक्वायर इमेन कंस्टिट्यूशन ऑफ म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब देखो यहाँ पर बात समझने की आ रहा है। छोटे अमाउंट में जो चेंजेस आ रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था किसी ऑर्गेनिज्म में, वो जो तो ये तीनों कौन कौन से कर रहा था? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ठीक है, अगर जब बड़े अमाउंट में करना है चेंजेस, जैसे कि अभी अमेरिका वाला या फिर इंडिया वाले अमेरिका से शादी कर ले या अमेरिका वाले इंडिया से शादी कर ले, तो जो न्यू स्पेशिएशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे ऑब्वियसली। तो जो ज़्यादा चेंजेस कौन करवा रहा है? रिप्रोडक्शन करवा रहा है, दैट इज़ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ही हो रहा है ना। जियोग्राफिकल आइसोलेशन में अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारा स्पेसीज होगा उसमें स्पेसीज काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, वो माइक्रो लेवल पर काम करेगा, माइक्रो लेवल पर काम करेगा, माइक्रो इवोल्यूशन होगा, ठीक है। माइक्रो कब हो रहा है? वहाँ पर सिर्फ जेनेटिक और म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो, समझ रहा है ना। नौ फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, न्यू स्पीसीज आर फाउंड बाय द कंटिन्यूअस एक्शन of macro evolutionary process over a long time per span cutting through geographical space। अब जो हमारा
न्यू स्पीसीज जब बनेगा, न्यू स्पीसीज जब बनाना है हमें, तो यहाँ पर दो रोल निभा रहा है। एक न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में पहला जो रोल निभा रहा है हमारा, दैट इज़ माइक्रो वाला म्यूटेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो हो गया पहला। और ये स्लो थोड़ा काम करता है। और ये जो जियोग्राफिकल जो बैरियर है, जियोग्राफिकल जो स्पेन है, ये थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है। कौन सा स्लो, कौन सा है? माइक्रो वाला स्लो है। माइक्रो क्या है? स्लो है। और माइक्रो क्या है? फास्ट है। ठीक है, ये जब दोनों होगा तो एवोल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो में एवोल्यूशन फास्ट हो रहा है, माइक्रो में एवोल्यूशन थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? ना, अब ये वाला पॉइंट समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, evolution is the sum total of the 5 essential evolutionary process। अब evolution कहाँ से हो, किस वजह से हो रहा है? evolution जो हमारा हो रहा है, मॉडर्न evolution की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न evolution की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डार्विन यानी नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक छोटा था, बहुत ही कम में था। यहाँ पर सोच थोड़ा सा बड़ा हो गया, ब्रॉड सोच, ब्रॉड माइंडेड हो गया, यहाँ पर बड़ा सोच हो गया। पहला जो हमारा कौन सा है? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम नंबर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये क्या हमारा हो गया? इस ये अगर ये पांचों को, ये पांचों को अगर मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसेंशियल ये इवोल्यूशन जो बनेगा हमारा, ये मॉडर्न इवोल्यूशन बन जाएगा। मॉडर्न इवोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये पांचों चीज़ मॉडर्न इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे जीन म्यूटेशन, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मॉडर्न इवोल्यूशन हो रहा है तो कौन कौन सा रोल निभा रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ये चारों में से कोई ऑप्शन देगा, एक छोड़ देगा, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, अब इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। डार्विन जब इवोल्यूशन दिए थे नेचुरल सिलेक्शन का, तो उसमें वेरिएशन देखे थे, इनहेरिटेंस और नेचुरल सिलेक्शन, इतना तीनों चीज़ों का देखे थे। ठीक है, लेकिन मॉडर्न सिंथेसिस में क्या हुआ कि इन्होंने जेनेटिक्स भी देखा है, म्यूटेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, स्पेसिएशन एंड प्लेंटियोलॉजी और वेरिएशन, इनहेरिटेंस, नेचुरल सिलेक्शन, ये तीनों चीज़ देखा जा रहा है। इसके ऊपर भी हो गया एक इंटीग्रेटेड सिंथेसिस, जिसमें सारे चीज़ इसके अंदर सारे आ जाएंगे। इसमें नेचुरल थ्योरी, एवोल्यूशन, प्लास्टिसिटी, जीनोमिक्स, मल्टी लेवल सिलेक्शंस, एपिजेनेटिक्स और इवोवेलेबिलिटी। लेकिन हम लोग को इंटीग्रेटेड सिंथेसिस नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना मॉडर्न तक था, तो मॉडर्न हम लोग पढ़ लिए, डार्विनिज्म। ठीक है, ये अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में शायद नहीं है। अगर होगा तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो मुझे याद नहीं है कि इंटीग्रेटेड सिंथेसिस पढ़ना है कि नहीं। ठीक है, अगर होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने बताया था माइक्रो और माइक्रो वाला जो था, कि माइक्रो जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, माइक्रो जो है थोड़ा सा फास्ट स्पेसिएशन होता है, चेंजेस बहुत जल्दी ना होता है। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ। द फर्स्ट थ्री प्रोसेस प्रोवाइड द एसेंशियल जेनेटिक वेरिएबिलिटी विथआउट विच चेंज कैन नॉट टेक प्लेस। The last two process guide population of organisms into adaptive channels। यही समझाने की कोशिश कर रहा है। In addition to the above, three necessary process affecting the working of evolution are, that is migration, hybridization and genetic drift and chance factor। ये तीन जो है, वो जो ऊपर जो पांच लिए थे उसमें अगर ये तीन चीज़ और ऐड कर दें तो किसी भी एवोल्यूशन को फास्ट किया जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग एक बार फिर से देख लें, यहाँ तक ही था। इसके बाद हम लोग ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े इवोल्यूशनरी सिंथेसिस, जिसमें बात किया गया मेंडल का भी और डार्विन में जो कंपटीशन चल रहा था, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, उस पजल को सॉल्व करने के लिए अर्नेस्ट मेयर आए और इन्होंने अपने एक मॉडर्न सिंथेसिस को थ्योरी दिया, जिसको बाद में जूलियन हुक्सली ने कहाँ पब्लिश करवाया? अपने बुक द मॉडर्न सिंथेसिस में टर्म दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेसिस, ये तक समझ में आ गया। उसके बाद था द मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस कैन बी सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग बेसिक टेंस। कुछ पढ़े थे हम लोग। टेंस में हम लोग देखें माइक्रो और मैक्रो।
माइक्रो हम लोग छोटे लेवल पर देखे थे और माइक्रो लिखे थे बड़े लेवल पर। माइक्रो में क्या क्या था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था हमारा म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये माइक्रो में आता है, ठीक है। और ये बहुत स्लो ही काम करता है, इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा है वो बहुत स्लो होता है, पता नहीं चलता। और दूसरा जो हमारा था माइक्रो, माइक्रो यानी बड़े लेवल पे, और ये इसमें कौन सा मेन रोल निभा रहा है, हमारा जियोग्राफिकल स्पेन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन इसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें क्या था कि माइक्रो एवोल्यूशन यानी कि बड़े मात्रा में और फास्ट एवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है। और ये दोनों को मिलाकर, माइक्रो प्लस मैक्रो मिलाकर ही मॉडर्न सिंथेसिस थेसिस थ्योरी दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये इस चीज़ को समझे थे हम लोग कि जीन चेंजेस, क्रोमोसोम नंबर, जेनेटिक, ये 5 जो पॉइंट थे ये मिलकर मॉडर्न एवोल्यूशन का फॉर्मेशन करता था। और ये फिगर समझ रहे हो जिसमें डार्विन भी इतना था और मॉडर्न सिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पॉइंट को रखा गया था, और इंटीग्रेटेड सिंथेसिस में और भी ज़्यादा पॉइंट को ऐड किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को माइग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ड्रिफ्ट, ये सब समझ गए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। बाय, टेक